everyone, I am Kartika, and as you people know that we people in the last session started to discuss the chapter money and credit. So today we people are going to take that discussion forward. I told you that in this session we people are going to discuss about the loan activities of banks. So that is what we people are going to discuss, plus जो उसके अपकमिंग टॉपिक्स हैं उसके बाद वाले टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. So as we people know that बैंक पीछे हमने डिस्कस किया था that बैंक it keeps our cash. हम लोग बैंक जाते हैं और अपना कैश जो है वहाँ पे डिपॉजिट के फॉर्म में वहाँ पर हम उसको जमा रखते हैं. एंड what now the bank does with that money, that is what we people are going to discuss in this session. Like अब बैंक जो है हमारे डिपॉजिट के साथ क्या करेगा. तो डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, what do they do from that cash. तो एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जो यहाँ पर काम करता है, दैट इज़ बैंक जो है एक जो हमारा डिपॉजिट है ना, एक उसकी छोटी अमाउंट अपने पास रख करके बाकी का जो कैश है वो लोन्स के फॉर्म में दे देता है. सो सपोज कि मैंने मान लीजिए 10,000 या फिर 20,000 जो है बैंक के पास रखवाया, तो 10 और 20,000 जो है उसका 15% बैंक अपने पास रख करके बाकी का जो अमाउंट है वो बाकी अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर यूटिलाइज कर लेता है. ओके, सो बैंक्स जो हैं वो एक छोटा सा प्रपोर्शन जो है हमारे डिपॉजिट का वो अपने पास रख लेगा. जैसे कि बैंक इंडिया के अंदर दे होल्ड ऑन टू अबाउट 15% ऑफ डिपॉजिट एज कैश. जितना हमने कैश उनके पास डिपॉजिट कराए, इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो जो बैंक है उनके जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उन सब के कैश का 15% अपने पास रखता है, ताकि अगर कोई भी बैंक से पैसे निकलवाने आता है तो बैंक उसको पे कर पाए. This is how they manage the activity of loan as well as to pay off the depositors जो अपने पैसे withdraw करवाने आते हैं. Moving on forward, so ये जो प्रोविज़न है पे करने का डिपॉजिटर्स को, जो कभी कभी अपनी मनी विड्रॉ करने भी आ सकते हैं बैंक से. कभी कोई एक आधा दिन ऐसा होता है कि इट्स नॉट लाइक कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सारे एक ही दिन जाते हैं बैंक के पास एंड दे आस्क फॉर देयर मनी. इट्स नथिंग लाइक दैट. सो बहुत कम चांसेस होते हैं जब बैंक के पास डिपॉजिटर्स अपनी मनी विड्रॉ कराने के लिए आते हैं, यानी इकट्ठे काफ़ी सारे आ जाएं. तो जो बैंक है इस चक्कर में जो है वो सारा कैश मैनेज कर लेता है. तो बैंक जो है वो जो पोर्शन है हमारे डिपॉजिट का वो इस्तेमाल करता है मेजरली टू एक्सटेंड लोन्स. तो देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स. एज वी पीपल नो लोन्स का बहुत डिमांड रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. तो वी विल बी रीडिंग अबाउट दिस, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. बट जो बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं हमारे डिपॉजिट्स को ताकि वो अपनी लोन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएँ और वो लोगों को लोन्स एक्सटेंड कर पाएँ. इस तरीके से जो बैंक है वो मीडिएट करता है बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ द फंड्स, यानी कि जो बोरोअर्स हैं. तो बैंक क्या करता है, बैंक एक मीडिएटर बनता है बिटवीन दोज पीपल जिनके पास कैश है एंड बिटवीन दोज पीपल जिनके पास कैश नहीं है. इन दोनों के बीच के अंदर जो मीडिएशन है वो बैंक करता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट वी विल सी दैट बैंक जो है वो चार्ज करता है हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स दैन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट. लोन्स के ऊपर हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट रेट होता है. आप जब वापस करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करना होता है वो ज़्यादा होता है दैन द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग ऑन योर डिपॉजिट. आपके डिपॉजिट से ज़्यादा होता है आपका लोन का इंटरेस्ट. तो जो डिफरेंस आता है बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोअर एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम. तो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से निकलता है, जो लोन उन्होंने लोगों को दिया और वो लोन पे जो लोगों ने इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्लस जो डिपॉजिटर्स को वो पैसा दे रहे हैं उनके पैसे डिपॉजिट करने पे, उनके बीच का जो डिफरेंस है
दैट इज व्हाट द बैंक्स इनकम इज अकाउंटेड फॉर, वो हम बैंक की इनकम मान सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल सी दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई विल बी showing you people a picture given in your book. Please look at this picture. This is the bank and people जो डिपॉजिट करने आते हैं और people जो विड्रॉ करने आते हैं। बैंक जो है वो लोन्स देता है बोरोअर्स को और people जो लोन ले रहे हैं वो इंटरेस्ट देते हैं बैंक को। दिस इज हाउ इट गोज ऑन। ये एक एक्टिविटी है जो बैंक करता है। So this is about this topic. Moving on to the next topic, which is two different credit situations. Talking about two different credit situations. Credit सिचुएशन अगर हम लोग बात करें तो जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व करते हैं क्रेडिट इन सम फॉर्म और दी अदर। तो क्रेडिट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे डेली ट्रांजैक्शंस में होता है। क्रेडिट यानी कि एक तरीके से लोन, इसको रेफर करते हैं एज एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrower with the money, goods or services in return for the promise of future payments. तो फ्यूचर पेमेंट के भरोसे पर जो है आपको ये चीज़ दी जाती है, पैसे या जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको दिया जाता है। एंड लेट अस सी, अब क्रेडिट को समझने के लिए दो तरीके की क्रेडिट सिचुएशन होती हैं। किस तरीके से दो क्रेडिट सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर कि आप कुछ बोरो कर रहे हो किसी से पैसों की फॉर्म के अंदर, तो वो क्या दो सिचुएशंस हैं क्रेडिट की, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 43, प्लीज लुक एट इट। पहला है फेस्टिवल सीजन। टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल सीजन, it is the festival seasons 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. तो आपको यहाँ पे पहला है फेस्टिवल सीज़न का, आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फेस्टिवल सीज़न की। अगर हम लोग बात करें तो सलीम जो हैं उनको ऑर्डर मिला है वो एक लार्ज ट्रेडर से, जो कि चाहते हैं कि 3,000 पेयर ऑफ शूज़ डिलीवर किए जाएं एक महीने के टाइम के अंदर। इसको कंप्लीट करना है, इस प्रोडक्शन को ऑन टाइम। सलीम जो उन्होंने हायर किया कुछ और वर्कर्स को स्टिच करने के लिए, पेस्टिंग के काम के लिए, and he also purchased raw materials. So to meet these expenses, जो expenses हैं इनको meet करने के लिए सलीम ने एक लोन लिया from 2 sources। 2 जगह से जो है सलीम ने लोन लिया। पहला, उन्होंने लेदर सप्लायर को सप्लाई करने के लेदर, और दूसरे में उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें बाद में ये पैसा दे देंगे। और दूसरा, उन्होंने लोन लिया कैश की फॉर्म में फ्रॉम दी लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर। तो इस प्रॉमिस के साथ कि वो डिलीवर करेंगे सारा ऑर्डर महीने के आखिर में जब आप मांग रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी जो उसने बोरो की थी। तो ये तो हो गया सीजनल जो फैक्टर था क्रेडिट लेने का, कि एक तो पहले उसने लिया जो उसका फर्स्ट सोर्स था वो लेदर का जो सप्लायर था टू सप्लाई लेदर नाउ, कि वो अभी जो है लेदर सप्लाई कर दे और बाद में जो है वो उसको पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा उसने कहाँ से लिया पैसा, दूसरा उसने जो ट्रेडर था जिसने उसको ऑर्डर दिया था उसने उसको बोला कि आपने 3,000 जो है मेरे से जूते मांगे, आप 1,000 की पेमेंट अभी कर दीजिए और मैं ऑन टाइम जो है आपको ये सारा काम करके दे दूँगा। तो उसने ऑन टाइम सारा काम किया और इस तरीके से उसने प्रॉफिट भी कमा लिया, अपना काम भी कंप्लीट कर लिया और अपना वहाँ पे वो डिलीवर भी कर दिया, अपना लोन भी जो है, अपना क्रेडिट उसने जो लिया था वो भी उसने चुका दिया।
So this is how it worked out. ये हो गया पहला सिचुएशन. फेयर इनफ. आगे चल रहे हैं, दूसरे सिचुएशन देख रहे हैं. दैट इज स्वप्ना's प्रॉब्लम. नाउ लेट्स लुक इनटू स्वप्ना's प्रॉब्लम. स्वप्ना जो है वो एक स्मॉल फार्मर है जो कि ग्रो करती है ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ लैंड. उनके पास 3 एकड़ जगह है जिसके ऊपर वो ग्राउंडनट उगाती हैं. एंड वो लोन लेती हैं मनी लेंडर से ताकि वो एक्सपेंसेस मीट कर पाएँ अपनी कल्टीवेशन की. एंड शी ऑल्सो होप्स कि जब हार्वेस्ट होगा अच्छा जो है उनको वो हो जाएगा, उनका फसल जब अच्छी उगेगी तो फिर वो अपना लोन रीपे कर देंगी मनी लेंडर को जिससे उन्होंने पैसे उधार लिए हैं. सो मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स. सो नाउ सीज़न के बीच में ही हम देखते हैं कि पेस्ट लगने के कारण जो है वो स्वप्ना के क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं. एंड जो स्वप्ना है उसने स्प्रे किया था अपने क्रॉप्स को पेस्टिसाइड से, बट फिर भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ. तो अब वो अपना जो लोन है वो किस तरीके से रीपे करेगी मनी लेंडर को. जो उसका डेट है वो तो अब बढ़ जाएगा और अब वो और भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट बन जाएगी. तो नेक्स्ट ईयर स्वप्ना जो है वो एक फ्रेश लोन लेगी कल्टीवेशन के लिए ऑब्वियसली. Now it is a normal crop this year but the earnings are not enough to cover the old loan. तो अब इस बार अगर मान लीजिए क्रॉप आपने उगा भी लिया लेकिन आपको इतना वापस नहीं आता है, आप इतना नहीं जो है उससे जुटा पा रहे हैं उस क्रॉप से कि आप पहले का जो लोन था जब आपका क्रॉप फेल हो गया था तो उस टाइम का लोन भी आप चुका पाएँ. तो अब वो एक डेट सिचुएशन में फंस गई है. तो अब या तो उसको अपने लैंड का कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा उसको डेट पे करने के लिए. दिस इज़ हाउ शी हैज़ टू वर्क नाउ. सो ये 2 तरीके की जो है हमने क्रेडिट सिचुएशंस को यहाँ पर देखा है. बात करते हैं पहली इसके अंदर फेस्टिवल सीजन वाला जो था सलीम वाला. अगर उसकी बात करें तो सलीम ने क्या किया था, क्रेडिट जो है उसने टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो सलीम ने इसलिए लिया था क्रेडिट और जो क्रेडिट था उसने हेल्प किया उसको कि वो अपने ऑन गोइंग जो एक्सपेंसेस थे प्रोडक्शन के उसको मीट कर पाए. और इस तरीके से उसने अपनी जो प्रोडक्शन है वो ऑन टाइम कंप्लीट कर ली. उसने अपनी अर्निंग्स भी इंक्रीज कर ली. क्रेडिट जो था देयरफॉर इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन द सिचुएशन ऑफ सलीम. जो हमने पहला आपका डिस्कस किया था स्टोरी उसके अंदर तो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है क्रेडिट ने. एज अगर हम लोग बात करें रूरल एरिया की जो कि अभी हमने स्वप्ना के बारे में डिस्कस किया है तो जो मेन डिमांड है क्रेडिट की वो होती है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए. सबसे पहले तो जब हम गांव की बात करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसके अंदर एक कंसिडरेबल कॉस्ट लगती है चीज़ों की जैसे कि सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो रिपेयर करने की इक्विपमेंट्स होती हैं वो सब. तो जो मिनिमम स्ट्रेच है इस पूरी एक्टिविटी का दैट इज़ 3 to 4 months एंड बिटवीन दिस टाइम जो फार्मर्स हैं वो इनपुट्स को बाय करते हैं एंड दे ऑल्सो सेल देयर क्रॉप्स. तो जो फार्मर्स हैं एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन दे रीपे देयर लोन आफ्टर हार्वेस्ट. तो वो हार्वेस्ट के बाद जो है अपना लोन उतारते हैं. जनरली ऐसा होता है. तो जो रीपेमेंट होता है लोन का वो एक बहुत ही किस तरीके से वो रीपे करेंगे अपना लोन. ऑब्वियसली बात है लोन को रीपे करने के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है अपनी इनकम पे जो कि उनको फार्मिंग से आती है. दैट इज देयर मेन एक्टिविटी. तो स्वप्ना के केस के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फेलियर था क्रॉप का उसकी वजह से लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गया. पहली बार तो क्रॉप फेल हो गया था तो इस वजह से क्या हुआ था कि लोन का जो रीपेमेंट था वो काफ़ी मुश्किल हो गया. उसके बाद उसको शी हैड टू सेल द पार्ट ऑफ हर लैंड टू रीपे दी लोन. उसको कुछ हिस्सा जो अपने लैंड का बेचना पड़ना था क्योंकि जो उसने अगली बार कमाया दैट वाज नॉट इनफ टू पे ऑफ दी लोन. तो जो क्रेडिट है वो स्वप्ना को हेल्प करने की जगह उसकी अर्निंग्स को इम्प्रूव करने की जगह उसको और बुरे कंडीशन में उसने फंसा दिया. डेट सिचुएशन में जो है वो उसको फंसा दिया. तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि एक एग्जाम्पल है कॉमनली जिसको हम एक डेट ट्रैप कहते हैं, जो कि अभी मैं आपको बता ही रही थी। तो जो क्रेडिट है इसके अंदर, इस केस के अंदर वो पुश कर देता है बोरोअर को इन द सिचुएशन जहाँ से वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज अनदर सिचुएशन। तो पहला सिचुएशन क्या है? इन द वेरी फर्स्ट सिचुएशन वी पीपल सी दैट in the first situation, credit helped the person and also increased their income. whereas अगर बात करें हम लोग सेकेंड सिचुएशन का, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सिचुएशन जो कि स्वप्ना का सिचुएशन था, इन दी सेकेंड सिचुएशन the credit pushed the borrower into a situation from which recovery is very painful. एक तरीके से हम इसे डेट ट्रैप, इस सिचुएशन को हम डेट ट्रैप सिचुएशन कहते हैं. दिस इफ यू पीपल हैवंट रिटन द फर्स्ट, जो मैं आपको पहली सिचुएशन मैंने जो बताई थी, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है उसके बारे में तो आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये जो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में तो हमने देखा कि क्रेडिट ने हेल्प किया किसी को अपनी अर्निंग्स इंक्रीज करने के लिए, और देयरफॉर उस इंसान के लिए तो वो एक अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज इट हेल्प्ड हिम टू मेक हिज सिचुएशन अ गुड सिचुएशन. तो इट हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर ऑफ. वहीं हमने देखा कि जो दूसरी सिचुएशन थी वहाँ पे क्रॉप फेलियर की वजह से क्रेडिट ने दूसरे इंसान को तो डेट ट्रैप में डाल दिया. अब रीपे करने के लिए अपने लोन को उसे अपने लैंड का कुछ पोर्शन जो था वो बेचना पड़ना था. तो शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ दैन बिफोर. तो स्वप्ना का जो कंडीशन पहले था वो उससे भी बुरे हालात में चले गई सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए. तो दूसरे सिचुएशन में हमने देखा कि जो क्रेडिट है उसने कोई पॉजिटिव रोल नहीं निभाया. तो नेक्स्ट में पीपल सी, जो क्रेडिट है वो यूज़फुल भी हो सकता है और यूज़फुल नहीं भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है ऑन द रिस्क ऑफ द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस. तो ये दो चीज़ों के ऊपर जो है वो चीज़ डिपेंड करती है. Now moving on forward to the next question, to the next topic, that is terms of credit. Let's talk about terms of credit. Of credit. So this is what we people are discussing now. So जो सारे के सारे लोन अग्रीमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं एक इंटरेस्ट रेट को, जो कि बोरोअर को पे करना पड़ेगा अगर उसको पैसे उधार में लेने हैं, और वो रीपे अपनी अमाउंट जब तक नहीं करता है तब तक वो ये चीज़ देता रहेगा. तो इन एडिशन जो लेंडर्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं कोलैटरल, जो कि सिक्योरिटी है, दैट इज़ अगेंस्ट द लोन. तो कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज़ एन एसेट
दैट द बोरोअर ओन्स, जैसे कि उसके पास कोई लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग, कोई व्हीकल, लाइफ स्टॉक, जो कि उसको डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक के पास, एंड uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. तो मैं क्या करूँगी, बैंक से लोन लेने के लिए मुझे कुछ कोलैटरल देना पड़ता है बैंक को, वो अश्योरेंस है कि अगर मैं लोन ना पूरा दे पाऊँ, अगर मैं लोन पे करने में जो है वो सक्सेसफुल ना रहूँ, तो मुझे वो चीज़ जो है बैंक को कुछ देना पड़ेगा, जो कि बैंक उसको बेच करके या उसको अपने पास रख करके मेरी लोन की कॉस्ट पूरी अपने पास कर लेगा अगर मैं लोन पे नहीं कर पाती हूँ। सपोज मैंने अपना घर जो है, मॉर्टगेज हम जनरली इसको बोलते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर को बैंक को दे दिया as a assurance that I will be paying my loan, and if I'm not able to pay my loan, you can have my house. This is how it works. Okay, so this is collateral. I'll just write it. सबसे पहला है collateral. collateral क्या है? It is an asset. It is an asset collateral is an asset that the borrower owns, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट्स विद द बैंक, इनमें से कुछ भी जो है वो मुझे डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक के पास, एंड दिस इज यूज्ड एज अ गारंटी दैट द लेंडर विल बी पेइंग हिज लोन बैक, and uses this as a guarantee, as a guarantee to a lender until the loan is repaid. This is about the collateral. सो अगर बोरोवर जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो फेल कर जाते हैं अपने लोन को पे करने के अंदर, तो जो लेंडर है उनके पास पूरा राइट है कि वो बेच सकते हैं अपने जो भी कोलैटरल बोरोवर ने रखवाया था बैंक के पास, जो भी एसेट जो है उन्होंने रखवाया था, टू ऑब्टेन देयर पेमेंट. तो जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड, टाइटल, डिपॉजिट with banks, livestocks are some common example of collateral borrowing. Okay, so this was about it, and people see that the interest rate, collateral and documentation requirement and mode of payment together comprise what is called the terms of credit. So let's talk about the terms of credit. So we people see that interest rate, collateral and documentation requirement, collateral and documentation requirement and mode of payment
together comprise of, you people can pause the video if I'll be, अब मैं पेज टर्न कर दूंगी, आप लोग जो है अगर आपने नोट नहीं किया है, आपने अपनी बुक में नहीं मार्क किया है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. इस टुगेदर इट कंप्राइजेस what is called the terms of credit. So this is the terms of credit. तो जो टर्म है क्रेडिट का वो वेरी करता है सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर क्रेडिट अरेंजमेंट. तो एक क्रेडिट अरेंजमेंट जो है और जो दूसरी क्रेडिट अरेंजमेंट होएगी वो अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बेसिस के ऊपर होती है. तो वी पीपल देयर मे बी वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड बोरोवर. तो ये लेंडर और बोरोवर जो है वो उनके बेसिस के ऊपर ये वेरी कर सकता है. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग. आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है वो सही समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. So let's discuss about वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, so that is about the loans from the cooperatives. That is what we people will be discussing. Loans from cooperatives. This is what we people will be discussing. So beside the banks, जो एक और मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट है रूरल एरियाज के अंदर, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर कोऑपरेटिव्स इनको कहा जाता है. जो मेंबर्स होते हैं दे काइंड ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल, देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टन एरियाज. तो क्या करते हैं वो एक अपनी मनी जो है वो उसको पूल इन कर लेते हैं. तो ये जो हैं कुछ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स आर पॉसिबल, जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स एट्सेट्रा. नाउ कृषक from Sonpur, it has 2300 farmers as its members. We people are talking about the cooperative societies. तो हम उसमें से एक कृषक कोऑपरेटिव जो है जो कि सोनपुर के अंदर है, उसके 2300 फार्मर्स जो उसके मेंबर्स हैं एंड दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. तो ये जो डिपॉजिट हैं as collaterals, the cooperatives have obtained a large loan from the bank. तो ये जो फंड्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर्स. और एक बार जब लोन रीपे हो जाता है तब एक और राउंड लिया जाता है जिसमें कि पैसे दिए जाते हैं एज लोन. तो जो कृषक कोऑपरेटिव है दैट प्रोवाइड लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल implement loans for cultivation and agricultural trade, fishery loans, loans for construction of houses and for a variety of expenses. So this is how it works. This is how जो बैंक है उसके अलावा क्या एक तरीका है जिससे कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग लोन्स लेते हैं, लोगों को लोन्स दिए जाते हैं, कोई अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ले सकते हैं. So this is how it works. This is how it happens. So now we people are going to move forward. Let's discuss another topic, that is of formal sector credit in India. That is what we people are going to discuss now. Let's discuss
about the formal sector credit in India. This is what we people are going to discuss now. So like we people have seen in the examples that जो लोग हैं वो लोन्स लेते हैं काफ़ी सारे सोर्सेज से, और ये जो सोर्सेज है लोन्स के ये कन्वीनियंट होते हैं एज दे आर ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. तो लोन्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है. एक कैटेगरी हो सकती है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स की और दूसरी कैटेगरी हो सकती है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स की. ओके, तो जो पहला है यानी कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स, उसके अंदर हम बैंक्स को डाल सकते हैं और कोऑपरेटिव्स को डाल सकते हैं. वहीं अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स की बात करें तो उसके अंदर हम लोग लेंडर्स को, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबको हम लोग डाल सकते हैं. तो वी विल सी दैट देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया. एंड ये जो क्रेडिट है कि किस सेक्टर में आता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, दैट इज what we people see. and okay, let's discuss कि जो loans हैं, loans can be put under the category of पहला हो जाएगा फॉर्मल सेक्टर लोन्स, फॉर्मल सेक्टर लोन्स, और दूसरा हो जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. तो जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स हैं, मैं फॉर्मल सेक्टर लोन के लिए FSL यहाँ पे लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. इसका है फॉर्मल सेक्टर लोन्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, वो आप लोग मान सकते हो. इनका सोर्स जो है वो कौन होता है, इनका सोर्स होता है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. वेयर एज अगर आप लोग बात करें इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स की तो इसका सोर्स बनते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, etc. तो दीज आर दी इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो सोर्सेज हैं जिनसे कि लोन मिल सकता है. तो टॉकिंग अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन हैं उनको सुपरवाइज करने वाला कौन है, RBI है. तो एक अगर एग्जांपल देखिए, फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन जो बैंक है वो मेंटेन करता है एक मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट जो उनको दिया जाता है. तो जो RBI है वो मॉनिटर करता है कि बैंक इन एक्चुअल मेंटेन कर रहा है इस कैश बैलेंस को. तो व्हाट वी पीपल सी इज दैट RBI supervises the functioning of formal sources of loan. Formal sources of loans. जैसे कि वो देखता है कि जो 15% है जो कि डिपॉजिटर अपना कैश डिपॉजिट करके गया है, उसका 15% जो है वो बैंक
अपने पास रखेगा और फिर बाकी का जो अमाउंट है वो एज लोन्स देगा। तो इस चीज़ को जो है वो आरबीआई मॉनिटर करता है कि वो एक्चुअली में इस चीज़ को, इस कैश बैलेंस को मेंटेन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो आरबीआई है वो ये भी देखता है कि बैंक्स जो है वो अगर लोन्स दे रहे हैं तो इट शुड नॉट जस्ट बी फॉर देयर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेट। जो बैंक हैं वो अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ बड़े ट्रेडर्स को ही लोन नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो छोटे कल्टीवेटर्स को, छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको, और जो स्मॉल बोरोअर्स हैं उनको भी लोन दे रहा है। तो पीरियोडिकली जो बैंक है वो सबमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को टू दी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर कि लेंडिंग किसको दिया है, किस इंटरेस्ट रेट पर दिया है, ये सब जो है वो देता है आरबीआई को, सबमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को। सो there is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector। तो अब फॉर्मल सेक्टर के अंदर तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है सुपरवाइज किया जा रहा है लेंडिंग एक्टिविटीज़ को, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इन एक्टिविटीज़ को यानी कि लोन देने की एक्टिविटीज़ को कोई भी सुपरवाइज करने वाला नहीं होता है। तो वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंड करता है यानी कि मनी देता है, वो लोग कोई भी इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं एज पर देयर विश। तो कोई भी जो है वो उनको नहीं रोकता है कि वो अनफेयर तरीके से इंटरेस्ट रेट उन्होंने जो रखा हुआ है वो अनफेयर है, या फिर जो तरीका है उनका पैसे वापस लेने का वो अनफेयर है। तो इस पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है क्योंकि वो एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ मनी है। तो एज कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स एंड द इनफॉर्मल लेंडर्स, जो चार्ज है वो हायर होता है लोन्स के अंदर अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर देख रहे हैं। Therefore, the cost to the borrower of informal loans is much higher. What we see is that the cost to the borrower of informal loans is much higher, तो जो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज पार्ट है अर्निंग का बोरोअर के, वो अपने लोन को रीपे करने में चले जाते हैं। सो देयरफॉर जो बोरोअर हैं उनकी इनकम काफ़ी कम बचती है अपने लिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। एंड काफ़ी सारे केसेस के अंदर जो हाई इंटरेस्ट रेट है बोरोइंग का, उसका मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट है दैट इज़ टू बी रीपेड वो बहुत ज़्यादा होती है उस इनकम से जो कि बोरोअर की है। तो ये लीड कर सकता है टू द इंक्रीज ऑफ डेट। ये आपका जो उधार है इसको और बढ़ा देती है ऐसी सिचुएशन। तो ये एक डेट ट्रैप के अंदर फिर बदल जाती है पूरी सिचुएशन। ऑल्सो जो लोग हैं जो कि विश करते हैं कि वो शुरू करें एक एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मनी, so they cannot do it because of the high cost of borrowing. So I for sure will be taking this topic forward, but I will be right now finishing this thing off right here, and next जितना भी हम लोगों का चैप्टर बचा है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे. Plus I will also be starting up with the question answer part of this chapter. I think we people will be finishing off the question answer part also. So this was all for this session. Thank you everyone.